मैं पहली महिला कमांडेंट हूँ, तो इस बटालियन को कमांड करने का गर्व और गौरव प्राप्त हुआ है। आयरन लेडी के रूप में एक पहचान दी, लेडी सिंघम के रूप में एक अलग पहचान है। ये जो बटालियन है 13 बटालियन, मुख्यमंत्री पंजाब की सुरक्षा भी देख रही है। Z और Y कैटेगरी के VVIPs और VIPs की हम पूरे पंजाब, इवन हरियाणा और दिल्ली तक सुरक्षा देख रहे हैं। जब मैंने NCC की यूनिफॉर्म फर्स्ट टाइम पहनी तो मुझे लगा कि इस यूनिफॉर्म में कोई बात तो जरूर है। ये ठान लिया था कि मैं यूनिफॉर्म सर्विसेज को जरूर ज्वाइन करूंगी। मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन जब मैं अपने तिरंगे को सैल्यूट करती हूँ, नमन करती हूँ, तो मेरे पूरे शरीर में एक सिरहन सी पैदा हो जाती है। तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि कोई महिला लीडर हो। आज से इतने वर्ष पहले जो दिल्ली थी, मुझे लगता था कि एक लड़की के लिए सर्वाइवल वाज अ चैलेंज। आप बसों में जा रहे हैं, वहाँ छेड़छाड़ हो रही है, सड़कों पे, रोडों पे, तो इतने वर्ष का जो एक दर्द या दंश आपके अंदर आ जाता है, उसको देख के मुझे लगता था कि मैं अपनी एक ऐसी पहचान बनाऊं जो ना केवल अपनी बल्कि औरों की भी सुरक्षा कर सके। मेरी ट्रेनिंग हुई थी सन 2000 में, तो वो ट्रेनिंग थी 55 वीक्स की। उस बेसिक ट्रेनिंग में आपको सब कुछ सिखाया जाता है, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे ड्रिल हो, PT हो, परेड हो, चाहे इंडोर ट्रेनिंग हो, हथियारों की जानकारी हो, जंगल टैक्टिक्स हो, युद्ध लड़ने की कला हो। पूरे दिल्ली से तो मैं अकेली लड़की थी जो सिलेक्ट हुई, और बहुत से जो लड़के थे वो भी ट्रेनिंग छोड़ के चले गए थे। फिजिकल टफनेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेंटल टफनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। जो भारत का बांग्लादेश बॉर्डर तक जो क्षेत्र है, वहां तक मैंने जाके कार्य किए। छुट्टी का दिन होता था, मैं जाके ट्राइबल वुमेन के बीच में रहती थी, कई जगहों पे जहाँ पे लाइट भी नहीं है। हाथी, बहुत बड़े बड़े झुंडों में हाथी रहते हैं, और वो रात को जब आते हैं तो जो मिट्टी के बेचारों ने घर बनाए होते हैं उसको भी वो तोड़ के चले जाते हैं। और कई जगह तो मैंने ऐसे देखा कि उनके परिवार ही जिस्म फरोशी की ओर धकेल रहे हैं, तो अपने ही घर में बच्चियां सेफ नहीं है। आप जाएंगे जो फुटपाथ पे भी बच्चियां लेटी रहती है ना, कि रात में कब गाड़ियां आती हैं, 13-14 साल की लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, और रात भर क्या क्या उनका दुष्कर्म होते हैं सिर्फ कुछ पैसे के लिए। और मुझे लगा कि अगर वुमेन को एम्पावर करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उसको स्किल कर दिया जाए। तिरंगा यात्रा निकाली, बाइक रैली, तो उसमें मैंने देखा कि लोगों को बहुत मोटिवेशन मिला मुझे बाइक चलाते हुए देखकर। तो ये आज की बात नहीं है। सोच सकती हैं कि किसी का जन्मदिन हो तो किसी लड़की को कोई क्या देगा। उस समय में जब दिल्ली की सड़कों पे कोई लड़की ने कभी बाइक भी नहीं चलाई होगी, मेरे पापा मेरे पीछे बैठ के जाते थे और इतना प्राउड फील करते थे कि मेरी बेटी मुझे बाइक पे बैठा के लेके जा रही है। उसमें आपके अंदर एक पावर वाली फीलिंग आती है कि मतलब आप वो सब काम कर सकते हैं जो अब तक ये सोचा जाता था उस दौर में कि भाई खाली पुरुष ही कर सकते हैं। मेरा मानना है कि रैंक आपके कंधे पे होनी चाहिए, कभी माथे पे नहीं चढ़नी चाहिए। रैंक केवल यहाँ तक है क्योंकि हम सब पहले सैनिक हैं, एक सोल्जर है। मैं खुद एक सोल्जर हूँ, क्योंकि हमें लड़ना है एक साथ मिलके दुश्मनों से। वर्तमान में जो मेरे हस्बैंड है वो भी लगभग पिछले 3 सालों से नक्सल अफेक्टेड एरिया में बीजापुर छत्तीसगढ़ में ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारी पूरी फैमिली अलग अलग है। जो त्योहार भी में होते हैं, होली या दिवाली, वो भी अपने जवानों के साथ ही मनाती हूँ। तो ऐसे बैलेंस कर लिया आपने। अगर अपने से ऊपर आप राष्ट्र को नहीं रखेंगे, अपने बल CRPF को नहीं रखेंगे, अपनी बटालियन को नहीं रखेंगे, तो फिर आप एक अच्छा सोल्जर नहीं बन सकते। तो मैं ये संदेश दूंगी कि भारत की हर बेटी को यूनिफॉर्म सर्विसेज में आना चाहिए, क्योंकि द मोर द वुमेन इन यूनिफॉर्म द बेटर एंड सेफर द सोसाइटी इज। और उनको भी रियलाइज होगा एक नॉर्मल लड़की और एक यूनिफॉर्म लड़की का जो जीवन होता है उसमें कितना अंतर है। दुनिया डरती है उन औरतों से जो किसी से नहीं डरती। लेट्स नो द इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ ब्रेव ऑफिसर श्रीमती कमल सिसोदिया जी। सो 13 ਬਟਾਲੀਅਨ CRPF ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਕਮਲ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ CRPF ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ VIP ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। आओ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सो कैसे हैं आप? मैं कमल सिसोदिया, कमांडेंट CRPF। जी, और जैसे मैम अभी 43 में आप थी और आपने खास करके जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे, उनको आपने प्रशंसा पत्र दिया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज हमने चंडीगढ़ के बस स्टैंड पर एक स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन किया, जिन्हें हम कहते हैं कि कचरा उठाने वाले, जिसपे मैं बेहद आपत्ति जताना चाहूँगी कि वो वाकई कचरा उठाने वाले नहीं बल्कि वो सफाई कर्मचारी हैं। कचरा करने वाले तो हम लोग हैं जो कचरा फैला देते हैं, लेकिन वे लोग हैं जो सफाई करते हैं, उस कचरे को साफ करते हैं। तो ऐसे सफाई कर्मचारी जिनके कारण आज एक स्वच्छ भारत की हम परिकल्पना कर सकते हैं, उनको सम्मान देना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। आप यकीन नहीं करेंगे कि उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा थी, जो खुशी, जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी,
और जो गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया कि एक सीआरपीएफ के कमांडेंट के द्वारा हमें आज सम्मानित किया गया प्रशस्ति पत्र से। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो इसे लेमिनेट करके अपने घरों में लगाएंगे। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी कह सकते हैं कि फीलिंग आई मन में कि मैं उनके लिए कुछ करूं जो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो हर बार केवल उनको कुछ गिफ्ट दे दिया, छोटा वो दे दिया, वो नहीं, एक ऐसी चीज़ जो जीवन भर के लिए उनके लिए एक याददाश्त बन जाए। जी, और वो अपने काम को प्राउडली वो करें। जैसे आप एक प्राउड ऑफिसर हैं, तो आपने उनको भी सम्मान देकर जो है एक बहुत बड़ा योगदान और समाज के लिए एक नई प्रथा डाली है। देखिए, जिस प्रकार से ये मेडल्स हम लोगों को मिलते हैं, डिस्क मिलते हैं, जब हम वर्दी पे लगाते हैं तो एक गर्व की अनुभूति होती है। ऐसे ही जब उनको वो प्रशस्ति पत्र जिसको वो लेमिनेट करके अपने कार्यालयों में, अपने घरों में लगाएंगे, समाज को दिखाएंगे, तो उसकी महत्ता उस छोटे से गिफ्ट से कहीं ज़्यादा बड़ी है। और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के सामने भी, तो वो गर्व का जो अनुभव है वो उनको आगे काम करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करता है। और हमारे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी, वो ऐसी हस्ती थे जो स्वयं अपने हाथ से पखाना साफ़ किया करते थे, यानी कि टॉयलेट। और ये सफ़र उन्होंने साउथ अफ्रीका से ही स्टार्ट कर दिया था अपने आश्रम से, और भारतवर्ष में भी जगह जगह पर स्वयं अपने हाथों से उन्होंने टॉयलेट और पखाने साफ़ किए। तो उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी एन एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उसमें भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। जी, बिल्कुल मैम। मैम, जैसे आप तो 25 इयर्स से सीआरपीएफ में हैं, और बहुत से लोग हैं जिनको ये एक कन्फ्यूज़न भी रहता है कि आर्मी ही सीआरपीएफ है या सीआरपीएफ ही आर्मी है। तो थोड़ा सा वो ज़रूर बताएं आप और क्लियर करें, मेरे जैसे लोगों को भी इसमें कभी कभी गलती हो जाती है समझने में। तो ये बताएं कि जो सीआरपीएफ है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो कैसे काम करती हैं? आज लगभग मुझे 25 वर्ष हो गए हैं इस महान बल में। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मेरा ये सिल्वर जुबली ईयर है और हमारा रीयूनियन भी इस वर्ष हमारी एकेडमी माउंट आबू में होने जा रहा है, हमारे बैच का। तो सीआरपीएफ अपने आप में एक ऐसा नाम है जिसका जनमानस के दिल में जगह बन चुकी है। सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का। और आंतरिक सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो हम लोग निभा रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सुदूर पूर्वोत्तर भारत से लेकर रन-ऑफ कच्छ तक, भारत के हर कोने में कोई भी चुनौती हो, आतंकवाद, नक्सलवाद, दंगे जिसे कि हम रायट कंट्रोल कहते हैं, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, लॉ एंड ऑर्डर, वीवीआईपी सिक्योरिटी, पार्लियामेंट सिक्योरिटी, किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी चुनौती हो, बड़ी से बड़ी इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा हो, राष्ट्रवासियों की सुरक्षा हो, हर एक चुनौती में सीआरपीएफ हमेशा एक अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। तो जो सीआरपीएफ का जो रोल है, जो वजूद है, वो बहुत अपने आप में व्यापक है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस एक महान बल में आज 25 वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर रही हूँ। और आप एज अ कमांडेंट कैसे महसूस करती हैं? यहाँ पे चंडीगढ़ में भी आपको 3 साल होने वाले हैं और लगातार आपको हम इवेंट्स में देखते हैं, और जैसे आप कभी विमेन एम्पावरमेंट पे इवेंट्स करवाती हैं, तो इस तरह से हमने देखा कि आप लगातार काम करती रहती हैं, कुछ ना कुछ नया अवेयरनेस करने की कोशिश में लगे रहते हो। तो आपकी एज अ कमांडेंट कैसी ये जर्नी है, आप कैसे महसूस कर पा रहे हो? ये जो बटालियन है, 13 बटालियन, मुख्यमंत्री पंजाब की सुरक्षा भी देख रही है। Z+Z और Y कैटेगरी की VVIPs और VIPs की हम पूरे पंजाब, इवन हरियाणा और दिल्ली तक सुरक्षा देख रहे हैं। तो मैं पहली महिला कमांडेंट हूँ जिसको 1962 से लेकर अब तक, जब से ये बटालियन खड़ी हुई है, चूँकि पहली महिला कमांडेंट है जिसको इस बटालियन को कमांड करने का गर्व और गौरव प्राप्त हुआ है। और मुझे इस बात का गर्व है और खुशी भी है कि मैं इस भूमिका को बेहद ही भली भांति निभा पा रही हूँ। और एक कमांडेंट के तौर पर अपनी पूरी बटालियन के कर्मियों को एक दिशा देना, उनका मनोबल बढ़ाना, उनके सुख और दुख में उनका साथ देना, उनके वेलफेयर, उनके कल्याण का ध्यान रखना, उनके परिवार की समस्याओं को देखना, उसको सुनना, समझना,
उनके एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशनल, हर एंगल से मुझे बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। तो एक महिला होने के नाते मैं इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से निभा पाती हूँ, क्योंकि एक महिला में एक करुणा, दया और जो ममता का एक एलिमेंट होता है वो उसको एक श्रेणी ऊपर बना देता है, और फिर आप खुद एज ए इंडिविजुअल क्या हो वो मैटर करता है। क्या चैलेंजेस रहते हैं, जैसे अभी आप पंजाब की सीएम जैसे आप बोल रहे हो सिक्योरिटी वगैरह देख रहे हो, तो उसमें आपको चैलेंजेस रहते हैं बीइंग अ वुमेन, और कैसा रहता है ये सफ़र? मैं इसको चैलेंज या चुनौती ना मान के एक अवसर के तौर पे देखती हूँ, ताकि ये मैसेज सारे विश्व में एकदम क्लियर जाए कि महिलाएं पुरुषों से कहीं भी कम नहीं है। अगर कोई भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी तो वो उनसे कहीं बेहतर तरीके से उसे निभा सकती हैं। और ये आपके सामने है, इतने वर्षों से मैं इस बटालियन को जो कमांड कर रही हूँ, तो पहले केवल ये एक बटालियन थी, लेकिन अभी अपने आप में एक ये इंस्टीट्यूशन बन के उभर के आई है। और स्वच्छ भारत अभियान तो हमने बाहर तो किया ही किया, लेकिन इसी बटालियन के कैंपस में आप देखेंगे कि पहले क्या इसकी कंडीशन थी। गंदे नाले बह रहे हैं, मच्छर पनप रहे हैं, चारों तरफ बीमारियां हैं, डेंगू के केसेस थे, स्नेक बाइट के केसेस थे, झाड़ियाँ थी घनी घनी, और चारों ओर वाटर लॉगिंग हो जाती थी। जवान हमारे ऐसी कंडीशन में थे कि उनकी लाइनों में पानी भर जाता था, जिसको उनको निकालना पड़ता था बाल्टियाँ ले लेके। गर्मी में उनकी जो टिन में रहते थे वो लोग, वो टिन तपा करती थी। तो जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया तो मुझे मुख्यमंत्री कोटा से बाहर क्वार्टर भी अलॉट कर दिया गया था, लेकिन मैंने इसको चैलेंज ना लेके एक नेतृत्व क्षमता का अवसर माना, और उसको मैंने रद्द करते हुए, कैंसिल करते हुए वहाँ पे मैं गई नहीं, और इसी कैंपस में रही, जहाँ पे ना सीवर था, ना कोई रहने का किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं थी जी। तो उस चैलेंज को मैंने एक अवसर में परिवर्तित किया, और ये माना कि मैं अंदर रहूँगी तभी मैं अपने जवान के लिए कुछ कर पाऊँगी, मैं महसूस कर पाऊँगी कि वो कैसी कंडीशन में रहता है। तो उनके साथ ही 6 महीने तक तो शुरू में हम लोग मिल के अपने हाथों से फावड़े ले लेके हमने गुड़ाई की, मिट्टियाँ खोदी, और पूरे कैंपस को, अब पहले जो कैंपस था और अब जो कैंपस है उसको जब आप देखेंगे तो वो क्लियर दिखेगा, हमारी मेहनत आपको नज़र आएगी। तो अगर लीडर होके आप खुद नहीं करेंगे तो नेचुरली आप अपने लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। और आज जितने भी हमारे जवान हैं इतना अंदर से खुशी का अनुभव करते हैं कि उनको एक अच्छा जीवन स्तर जीने को मिला, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं अपने जवान को ड्यूटी के लिए भेजूँ तो उसको एक अच्छा जीवन स्तर में उसको अवश्य प्रोवाइड कर सकूँ। जी, बहुत ही इंस्पायरिंग है मैम। नहीं तो बहुत से लोग जो ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी यूनिट और अपने लोगों के बारे में बहुत कम सोचते हैं। आपकी यूनिफॉर्म को देखकर जब मैं या मेरे जैसी महिलाएं देखती हैं तो हम बड़ी प्रेरणा लेते हैं आपसे। तो जब आपने पहली बार 25 साल पहले ये यूनिफॉर्म पहनी थी तो आपको अपने आप में क्या एहसास आया था, क्या अनुभव महसूस हुआ था? इससे पहले जब मैं सीआरपीएफ में आई थी, उससे पहले कॉलेज के दिनों में मैं एनसीसी कैडेट थी। तो जब मैंने एनसीसी की यूनिफॉर्म फर्स्ट टाइम पहनी तो मुझे लगा कि इस यूनिफॉर्म में कोई बात तो ज़रूर है। और तभी मैंने संकल्प लिया था कि मैं यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाऊंगी, और मुझे लगा कि सीआरपीएफ से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा बल है जिसमें कि एशिया की पहली महिला बटालियन भी इसी बल में गठित हुई थी। तो जितना सम्मान इस बल में महिलाओं को दिया जाता है, जितना सेफ एनवायरनमेंट कार्य करने के लिए सीआरपीएफ में है, वो बहुत अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। तो जब मैंने सीआरपीएफ में मैं भर्ती हुई और पहली बार वर्दी पहनी तो वो अपने आप में एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, एक अविस्मरणीय याद थी। और वो क्षण और आज का दिन, 25 सालों की जो ये यात्रा है, वो अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। टफ है, चैलेंजिंग है, इंटरेस्टिंग है, और एक मेरे लिए कह सकते हैं कि मेरे लिए तो एक गौरव यात्रा है। एक जिसे कह सकते हैं कि अगर आप अपने कार्यस्थल को ही अपना पूजा स्थल बना लें, मेरे लिए मेरा वर्क ही वर्शिप है, कार्य ही पूजा है। तो मुझे सीआरपीएफ के प्रति मैं अपना शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहती हूँ कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी इस बल में मुझे आके मिली कि मैं अपना ही नहीं बल्कि अपने साथ बहुत से लोगों का जीवन चेंज कर रही हूँ। क्योंकि जब मनुष्य संसार से जाता है तो वो खाली आ जाता है, केवल उसके साथ उसके कर्म जाते हैं। तो इतने लोगों का जीवन मुझे सुधारने का मौका मिल रहा है, तो अपनी लीडरशिप को मैं उस दिशा में इस्तेमाल करती हूँ कि कैसे मैं उनको बेहतर इंसान बना सकूँ,
उनको एक सही दिशा दिखा सकूं, उनकी बुरी आदतें चाहे नशा करने की हों या नेगेटिव थिंकिंग की हो या आपस में झगड़ा करने की, जो भी है वो सब छुड़वा के, और वो परिवर्तन नज़र आता है। इसी के कारण आज एक भी इंक्वायरी मुझे इस बटालियन में कभी करनी नहीं पड़ी, केवल प्यार से ही मोटिवेट करके मैंने अपने जवानों से, अपने कर्मियों से वो सब कार्य करके दिखा दिया जो इतने वर्षों से संभव नहीं हो पाया था। क्या बात है। अब आप देख रहे हैं कि मेरी तो 25 साल की तो सर्विस ही हो गई है, और अभी मेरी एज है 46 ईयर्स। तो जी। आज से इतने वर्ष पहले जो दिल्ली थी जिसमें हम पले बड़े हैं, उसमें कुछ माहौल ऐसा था कि मुझे लगता था कि एक लड़की के लिए सर्वाइवल वाज अ चैलेंज। आप बसों में जा रहे हैं, वहाँ छेड़छाड़ हो रही है, सड़कों पे, रोडों पे, तो इतने वर्ष का जो एक दर्द या दंश आपके अंदर आ जाता है। तो मैम, जैसे मैं आपके माता जी से बात कर रही थी, तो वो जैसे एक हिंदी की कहावत भी है ना कि होनहार विद्वान के होत चीकने पात, वो बता रही थी कि बचपन से ही आप बहुत स्ट्रांग माइंडेड थे, हर वक्त पढ़ाई में रहना और कंपटीशन की भावना से भरे रहना पॉजिटिवली, और हर एक एक्टिविटी में बहुत एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करना। तो आप शुरू से ही थी, और वो कहते थे कि हमें शुरू से ही ये महसूस होता था कि ये कोई ना कोई ऑफिसर तो ज़रूर बनेगी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ऐसा टोटका था जो बचपन में आपके हाथ लग गया, या क्या आपको प्रेरणा थी जो बचपन में ही मिल गई और आपको बचपन से ही क्लियर था कि कहीं तो मुझे पहुंचना है, और आप इतने डेडिकेटेड थे कि इधर से उधर कभी आपका थॉट प्रोसेस नहीं हुआ? तो जैसे मैंने बताया कि जिस प्रकार का आक्रोश मन में उत्पन्न हो गया था कि दिल्ली में, और उस तरह के जो छेड़छाड़ और लड़कियों के प्रति ये जो घटनाएं घटित हो रही थी, उसको देख के मुझे लगता था कि मैं अपनी एक ऐसी पहचान बनाऊं जो ना केवल अपनी बल्कि औरों की भी सुरक्षा कर सकूं। और तभी शुरू से ही मैंने ये ठान लिया था कि मैं एक यूनिफॉर्म सर्विसेज को ज़रूर ज्वाइन करूँगी। तो अपने आप को मैंने इस ओर झोंक दिया, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे स्टडीज़ हो। शायद ही कभी ऐसा हुआ कि मैं क्लास में सेकंड आई, मैं हमेशा फर्स्ट ही आती थी, और ऑल राउंडर स्टूडेंट थी, डिबेट्स, पेंटिंग, साथ ही जो आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं जितने भी, इसमें इवन ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट्स। तो एक ध्येय था मन में कि कुछ करना है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगी कि उस समय में होता था कि बीएड करा के लड़कियों को टीचर या तो बना देते थे या डॉक्टर या फिर हाउसवाइफ। और हमारी पूरी फैमिली में बहुत से आप देखेंगे ज़्यादातर सब टीचर्स ही हैं। तो उस पैटर्न को तोड़ के अपना एक अलग आइडेंटिटी बना के ना केवल अपनी बल्कि अन्य महिलाओं की सुरक्षा करने का जो संकल्प था, वो मुझे इस ओर प्रेरित करता चला गया। जी। और रानी लक्ष्मीबाई को आप अपना आइडियल बताती हैं, तो उनमें क्या खासियत लगती है आपको? आप सबने सुना ही होगा कि खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी। तो जिस समाज में एक ऐसी छाप बना दी गई हो कि केवल मर्द ही युद्ध कर सकते हैं या मर्द ही समाज के हेड है, उस मानसिकता को तोड़ के एक रानी जो कि महारानी लक्ष्मीबाई कहलाई, जिसने कि अंग्रेज़ों को उनके दांत कट्टे कर दिए, उनके छक्के छुड़ा दिए, तो इतनी बड़ी बहादुरी का जिसने परिचय दिया, वो वीरांगना। जब मेरा इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ, तो मुझसे यही पूछा गया कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो निस्संदेह मेरा एक ही उत्तर था कि महारानी लक्ष्मीबाई। जी। और कहा जाता है कि पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। और ऐसा ही हुआ, महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस के अवसर पर ग्वालियर में जो उनकी कर्म भूमि रही है, वहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया और मुझे वीरांगना सम्मान से उन्हीं के जन्म दिवस पर सम्मानित भी किया गया। जी। तो इस प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ। और मैम, सीआरपीएफ और या हम आर्मी की बात करें या किसी भी फोर्सेस की, तो कहा जाता है कि ट्रेनिंग बहुत टफ रहती है, और ख़ासकर लड़कियों को इस पे कभी कभी डर भी लगने लग जाता है ना। तो मैं आपके मम्मा से बात भी कर रही थी, तो वो कह रहे थे हम जाते थे तो आप पूरे स्ट्रांग रहते थे, कभी एक आध बार कभी आपको लगा हो कि कुछ कठिन है, नहीं तो कभी भी आपको नहीं लगा। इसी वजह से आप आज यहाँ पे कमांडेंट हैं और आपने बहुत आगे भी जाना है, और वो जर्नी भी हमने आपकी देखनी है।
तो उस ट्रेनिंग के बारे में ज़रूर बताएं, कैसी रहती है वो ट्रेनिंग, कितनी मुश्किल होती है, और आगे की जो ज़िंदगी है वो चाहे एक ऑफिसर की हो चाहे एक जवान की हो, उसको कैसे आसान कर जाती है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरी ट्रेनिंग हुई थी सन 2000 में, 1999 बैच के बाद 2000 में ट्रेनिंग हुई। तो वो ट्रेनिंग थी 55 वीक्स की, 55 हफ्ते, यानी कि 1 साल लगभग। उस बेसिक ट्रेनिंग में आपको सब कुछ सिखाया जाता है, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे ड्रिल हो, पीटी हो, परेड हो, चाहे इंडोर ट्रेनिंग हो, हथियारों की जानकारी हो, जंगल टैक्टिक्स हो, युद्ध लड़ने की कला हो। तो इतना कुछ सीखने के लिए नेचुरली आपको एक लंबा समय लगेगा। और एक सिविल सेटअप से जब आप स्कूल कॉलेज के बच्चे थे और अब आप सडनली आपको एक इतने बड़े बल में एक बहुत बड़ी भूमिका को निभाना है, तो आपको अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए पीटी और परेड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग होता है किसी भी ट्रेनिंग का, तो बहुत अर्ली मॉर्निंग सुबह वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी और काफ़ी टफ रही है। उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त भी जब ये सिलेक्शन हो रहा था, भर्ती में भी पूरे दिल्ली से तो मैं अकेली लड़की थी जो सेलेक्ट हुई थी, और उस पूरे उसमें केवल हम 2 ही लड़कियां सेलेक्ट हो पाई थी। और बहुत से जो लड़के थे वो भी ट्रेनिंग छोड़ छोड़ के चले गए थे मेरे ही बैच में से, क्योंकि किसी को पैर में कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, कोई उस ट्रेनिंग को झेल नहीं पाया, तो वो छोड़ के चले गए। तो ट्रेनिंग में आप देख सकते हैं कि नेचुरली ये कहा जाता है, देखा भी जाता है कि पुरुषों में फिजिकल टफनेस ज़्यादा होती है, लेकिन मेरा जो ये मानना है कि फिजिकल टफनेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मेंटल टफनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हैं और आपका संकल्प दृढ़ है कि मुझे करना ही है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो इसी वजह से आप, जैसे आप विमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात करती हैं, जब आप चंडीगढ़ में भी आई तो बहुत से इवेंट आपने करवाए, और आप जैसे बता रहे थे कि दिल्ली में इतना सप्रेस किया जाता है या कहीं भी, तो ये आपको क्यों ज़रूरी लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट में जब आप इतनी बड़ी पदवी पे बैठी हैं तो आपको क्यों ये ज़रूरी लगता है अभी अब भी आपके तरफ से इस पे बात होनी चाहिए। देखिए, मनुष्य जब इस संसार में आता है तो उसको ईश्वर केवल इसलिए नहीं भेजता कि वो अपने लिए जिए, क्योंकि अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, केवल खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और बस अपना जीवन यापन कर लेते हैं। हमें मनुष्य परमात्मा ने बनाया इसीलिए है कि हम औरों के काम आ सकें। मैं एक इतनी बड़ी चुनौती का सामना करके, इतनी लंबी यात्रा करके, इतने सारे चैलेंजेस को फेस करके यहाँ तक पहुँची, तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं एक सबल नारी हूँ, एक एम्पावर्ड वुमेन हूँ। तो जितनी बड़ी संख्या आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में, इतना बड़ा देश है हमारा भारत, तो उसमें कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं। तो अगर किसी के साथ भी अगर कहीं कहीं दुष्कर्म हो जा रहा है, कोई रेप हो रहा है, कोई चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, कोई छेड़छाड़ हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई दुष्कर्म अगर हो रहा है, तो फिर हमारे होने का फ़ायदा क्या है। ये भावना हर एक महिला में अंदर होनी चाहिए कि जो दर्द वो झेल रही थी वो दर्द कोई और ना झेले। उनके दर्द में उनका ना केवल सहयोगी बनना बल्कि उस दर्द से उनको बचाना, तभी वास्तव में आपका जीवन सार्थक होता है। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को, लड़कियों को और स्त्रियों को एम्पावर कर सकूं, और इसके लिए मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ इस बल का, सीआरपीएफ का, जो मेरा अपना बल है, जिसने कि मुझे एक ऐसा अवसर दिया कि जो कभी हम ज्योग्राफी की किताबों में पढ़ा करते थे कि पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ के मैंने चॉइस पोस्टिंग खुद मांग के मैंने पोस्टिंग ली, और नागालैंड और असम, जो भारत का बांग्लादेश बॉर्डर तक जो क्षेत्र है, वहाँ तक मैंने जाके कार्य किए। और जो अपना खुद का दिन होता था, यानी संडे वाला दिन होता था, छुट्टी का दिन होता था, उन दिनों में यानी हर वीकेंड पे मैं जाके ट्राइबल वुमेन के बीच में रहती थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज भी भारत में ऐसे गांव हैं, असम में और कई जगहों पे, जहाँ पे लाइट भी नहीं है, बिल्कुल सुदूर उसमें, और वहाँ पे हाथी, बहुत बड़े बड़े झुंडों में हाथी रहते हैं, और वो रात को जब आते हैं तो जो मिट्टी के बेचारे उन्होंने घर बनाए होते हैं उसको भी वो तोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे जो महिलाएं रह रही हैं, उनको सैनिटरी पैड के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैंने कितने दूर दराज इलाकों में ट्राइबल वुमेन के बीच जाकर उनको सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट कराए, उनको कौशल विकास, क्योंकि मैंने कौशल विकास पे बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि आपने किताब भी लिखी है। जी हाँ, आप
को काफ़ी सही जानकारी है। मैंने कौशल विकास मिशन यानी कि स्किल इंडिया मिशन पे एक पुस्तक लिखी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पूरी मिनिस्ट्री बनाई थी इस पे, स्किल इंडिया मिनिस्ट्री, और मुझे उससे काफ़ी एक मोटिवेशन मिला। और मुझे लगा कि अगर वुमेन को एम्पावर करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका उसको स्किल कर दिया जाए। कि अगर आपने किसी को एक टाइम खाली मछली खिला दी और उसका पेट भर दिया तो वो तो भीख देने ऐसी बात हो गई। उसको अगर आपने मछली पकड़ना सिखा दिया तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि उसको एक जीवन यापन करने का तरीका मिल गया। तो ये महिलाओं को सशक्त करने के लिए मैंने उनको स्किल इंडिया के तहत अलग अलग स्कीम्स में जो भी मुझे जानकारी मिल पाई, जो भी मैंने मेहनत करके सीखा, जो मैंने पुस्तक लिखी उसमें, तो वो सब चीज़ें मैंने लास्ट वुमेन तक ग्राउंड में पहुंचाने की कोशिश की। क्योंकि आप देखेंगे कि आसाम में लड़कियों में, लेडीज़ में हस्तकरघा का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो हमने हस्तकरघा का हुनर उसमें बढ़ाने का प्रयास किया। तो काफ़ी ज़्यादा महिलाएं बड़े स्तर पे जो अपने घर के काम करते करते भी कर सकती हैं, हथकरघा का हमने कराया। फिर जो उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं, किसी में सिलाई का होता है तो सिलाई की उनको मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट चलवाया जिसमें कि उनको सिविंग मशीन्स वगैरह प्रोवाइड कराई, उनको सिलाई की ट्रेनिंग दे दी कि अपना घर बाहर का खेत खलिहान का काम करते करते वो सिलाई के द्वारा आमदनी ले सके। हमने उनके छोटे छोटे महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, विभिन्न संस्थाओं से संपर्क किया ताकि उनको एक सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए जनरेट हो सके। तो जिस महिला में जो टैलेंट मुझे लगा वहाँ पे ट्राइबल एरिया में जा जाके, तो उसके टैलेंट को देखते हुए हमने कई वहाँ पे बच्चियाँ थी जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, जो कि मुझे लग रहा था कि भाई होटल इंडस्ट्री में या फिर जो टेलीकॉम सेंटर्स है वहाँ पे, या फिर कोई ब्यूटिशियन का भी काम सीख के ब्यूटी सेक्टर में भी काम कर सकती है। तो ब्यूटी सेक्टर, अपैरल सेक्टर, इवन जो टूरिज़्म है, तो इन सब में इतना ज़्यादा स्कोप है। इन सब के डीजीज़ से मैंने मुलाकात की और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम और अवेयरनेस कैंपेन्स करे, और बहुत सारी लड़कियां आज अपने पैरों पे खड़ी हो पाई हैं। और आज तक उनके परिवार आके पैर छू छू के जाते हैं, धन्यवाद देते हैं कि मैडम आपने हमारी बेटी का जीवन चेंज कर दिया। तो सब ये सीआरपीएफ की बदौलत है कि मैं ऐसी जगहों पे ड्यूटी कर पाई और वहाँ जा कर के मैंने ये कार्य किए। और मैम, जैसे आपने कहा कि उनको इंडिपेंडेंट कर दिया है ना, आत्मनिर्भर कर दिया आपने, तो उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ भी रही होंगी जो आप तक आई होंगी, क्योंकि अगर हम गांव और वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे औरतों की जो कहानियाँ हैं वो कभी कभी रूह कंबाने वाली होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि शोषण क्या है, वहाँ पे उन लोगों को ये भी नहीं पता कि ये शोषण है या ये गलत है जो हो रहा है। तो आपने उनके न्याय के लिए भी काम किया, तो वहाँ पे कैसी दशा थी औरतों की और कैसी चीज़ें थी जो आपके जब सामने आई तो आपको भी पता चला कि अच्छा समाज में ये सब भी औरतों के साथ अब तक हो रहा है? कहते हैं कि जो घर नहीं देखा, यानी कि आपने जो घर देखा ही नहीं तो आप नहीं जानेंगे, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो समझेंगे। तो आप एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जिनमें अगर आप अर्बन सोसाइटी में बात करें सब कुछ है एक लड़की के पास में, एक महिला के पास में, लेकिन उस सोसाइटी में मैंने देखा कि वहाँ पे घर में ही जो बच्चे हैं वो सेफ़ नहीं है। उनके जो परिवार हैं जिसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रचलन था वहाँ पे शराब का, शराब इतनी ज़्यादा प्रचलित थी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग वहाँ पे शराब का सेवन करते हैं। तो अपने ही घर में बच्चियाँ सेफ़ नहीं हैं। और कई जगह तो मैंने ऐसे देखा कि उनके परिवार ही खुदे उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि जिस्म फरोशी की ओर धकेल रहे हैं, ताकि इतनी गरीबी है कि उनके लिए लड़की की इज्जत मायने नहीं रखती, उसको तो बस पैसा चाहिए। खुद के परिवार जिस लड़की को इस धंधे की ओर धकेलें तो सोचिए उस लड़की के ऊपर क्या बीतती होगी। तो रेड लाइट एरियाज़ थे जगह जगह पे जहाँ पे कि ये इस तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी। तो आप कल्पना करके देखिए, एक बच्चियाँ, मतलब आप जाएंगे जो फुटपाथ पे भी बच्चियाँ लेटी रहती हैं ना, तो कई लोगों को मालूम ही नहीं कि रात में कब गाड़ियाँ आती हैं, 13-14 साल की लड़कियों को उठा के ले जाते हैं और रात भर क्या क्या उनका दुष्कर्म होते हैं सिर्फ कुछ पैसे के लिए जी। तो ऐसी बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। नेचुरली उनका नाम मैंने आज तक कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया और ना ही कभी किया जाएगा, क्योंकि किसी की पर्सनल उसको नहीं, लेकिन जो उनको बचाने के लिए जो हमने काम किए काफ़ी संस्थाओं के साथ मिलके, सिविल पुलिस के साथ मिलके, और कई हमने रेप पीड़िताओं को, एसिड अटैक के भी बहुत सारी पीड़िताओं से मेरी मुलाकात हुई। तो उन सबको बचाना, उनकी सहायता करना और उनको एक ऐसा जीवन देना जिसमें कि वो अपने जिस्म फरोशी जैसे काम को ना करके एक रिस्पेक्टेबल कार्य करके अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए रहा, उनको वहाँ से निकालना, बचाना और फिर उनको एक स्किल
वे में अपना जीवन यापन करना और उनके नामों को गुप्त रखना, उनकी इसको गुप्त रखना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मन में एक ये था कि मुझे कुछ करना है उनके लिए। तो ये सब चीज़ें जब हमने की तो एक मन में सुकून मिला कि कितनी ज़िंदगियों को हम बचा सके, उनको चेंज कर सके। सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी के चेयरपर्सन होने के नाते मैंने लोगों में अवेयरनेस जनरेट की, क्योंकि कई बार महिलाओं को ये पता ही नहीं होता कि उनका हैरेसमेंट हो रहा है, क्योंकि उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन ही नहीं पता है। कोई किसी को पोर्नोग्राफी दिखा रहा है, कोई इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग कर रहा है जो कि अगेंस्ट द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन है, तो उसकी परिभाषाएं हैं पूरी, उस पर एक एक्ट आया हुआ है, तो उसके बारे में बहुत सारी अवेयरनेस हमने फैलाई यहाँ पे। और सीआरपीएफ अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित बल है जिसमें कि महिलाएं एक सम्मानजनक जीवन यापित करती हैं, और इस प्रकार की कमेटीज़ का होना अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि महिलाओं को और ज़्यादा सुरक्षा महसूस हो सके। जी। और मैम, आपने अपनी ज़िंदगी में वो फेज़ भी देखा जब आप व्हील चेयर पर थी, तो वो थोड़ा सा ज़रूर बताएं, और उसने आपको ज़िंदगी के साथ कैसे सिखाया? क्योंकि अगर हम आपकी बचपन से जर्नी देखते हैं तो बड़ी सपनों से भरी हुई और बड़ी जज्बे से भरी हुई नज़र आती है। तो जब आपने वो समा देखा, आई थिंक तब एक बार एक व्यक्ति को लगता है कि कहीं ज़िंदगी यहीं पे रुक ना जाए, एक डर सा रहता है। तो उस फेज़ ने आपको कुछ सिखाया या ज़िंदगी के बारे में कुछ नया समझाया? एक ऐसा समय आया जब मैं इंजर्ड हो गई थी, मैं व्हील चेयर पर रही काफ़ी महीने और बेड रिडन भी रही, तो लेकिन उसको भी मैंने एक चुनौती के तौर पे लिया, क्योंकि नेचुरली आदमी टूट सकता है, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर कैसे जाको राके साईं मार सके ना कोई। तो ईश्वर एक ऐसी शक्ति है, एक डिविनिटी है जो आपको हर कदम पे प्रोटेक्ट करती है। तो जब आप इतने सारे लोगों का भला कर रहे हैं, समाज में इतना कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की दुआएं आपके साथ होती हैं। तो मैं मेडिटेशन भी, योगा और ये प्राणायाम का भी लगभग 25 वर्षों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो किस प्रकार से आप हीलिंग भी कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा, और उसके द्वारा वो सब चीज़ों में मैंने बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी किए। तो वो हीलिंग की भी मेरी एक जर्नी रही, और उस जर्नी का ये रहा एडवांटेज कि मैं उन लोगों के दर्द को भी समझ सकी जो वाकई इस दौर से गुजरते हैं। जब मैं स्कूल में थी तो मैं अक्सर देखा करती थी कि रेड लाइट पे बहुत से अपाहिज लोग हुआ करते थे। हम सब देखते हैं कि जो हाथ के बल चल चल के जाते हैं, भीख मांग रहे होते थे। तो मन में सवाल हमेशा आते थे कि जब भगवान ने सभी इंसानों को बनाया तो ये ऐसे क्यों, इतना दर्द क्यों? तो वो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी पे मिलते हैं। जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हैं, थ्योरी ऑफ कर्माज आपको समझ में आता है। तो ठीक है, किसी ने कोई ऐसा कर्म किया और आज वो उसकी यातना ले रहे हैं, लेकिन कैसे हम उसकी दर्द को कम कर सकते हैं। तो मैं अभी भी, जो मेरे जन्मदिन है, मेरे बेटे का जन्मदिन है, वो हम दिव्यांगों के साथ ही मनाते हैं। क्योंकि आप कल्पना करके देखिए, अगर कुछ मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद रखें तो कैसी लगेगी आपको दुनिया। तो जिनकी आंखें ही नहीं है, और करोड़ों रुपए भी कोई किसी को दे दे तो कोई अपना हाथ या पैर किसी को नहीं देगा, लेकिन जो देश का सिपाही है, जो सोल्जर है, वो अपना हाथ पैर और आँख के अपने पूरे का पूरा जीवन संसार के लोगों के लिए बलिदान कर देता है। हमारे बल में भी ऐसे बहुत से कार्मिक हैं जिनकी ड्यूटीज़ के दौरान इंजरीज़ में किसी का पैर भी कट गया, किसी के साथ इंजरीज़ हो गई, बुलेट इंजरीज़ हो गई। तो उनके दर्द को समझना बहुत आवश्यक है, उनकी कुर्बानी को, उनके सेक्रीफाइस को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो जो सेलिब्रेशन है उसमें उनके साथ मनाना, उसको मैं हमेशा इंश्योर करती हूँ कि जो बर्थडेज हैं या जो इस तरह के ओकेजन्स हैं, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं दिव्यांगों के बीच में जाना, जो भी मुझसे बन पाए उनके लिए करना। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। ये कोई किसी के लिए कोई दिखावे ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन की चीज़ है जो आपको अंदर से एक सुकून देती है, एक सेटिस्फैक्शन, एक ग्रेटिफिकेशन आता है कि जितना ब्रह्मांड से हम ले रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम ब्रह्मांड को लौटा सकें। बिल्कुल मैम, जैसे आपने एक इवेंट करवाया था मेंटल हेल्थ के ऊपर और जवानों की मेंटल हेल्थ के लिए, तो मुझे लगता है इस पे बहुत कम बात होती है। पहली बात तो मर्द को दर्द नहीं होता, हम उस समाज में हैं, यहाँ पे ऐसे स्लोगन दिए गए हैं बचपन से, लेकिन आपने एक महिला होकर और एक लीडर होकर इतना जज्बा दिखाया कि उस बारे में भी बात की। तो आपको कितना ज़रूरी लगता है, क्योंकि जब हम अपनी आम जिंदगी में किसी वर्दी पहने हुए अधिकारी को, किसी को भी देखते हैं तो हम बड़ी उम्मीद से देखते हैं कि अब ये आ गया, अब हमें कोई मुश्किल नहीं है।
तो क्या उनको भी ज़िंदगी में ऐसी कोई कभी कभी उम्मीद की ज़रूरत पड़ती है, उनकी भी उम्मीदें टूटती हैं? देखिए, मैं पिछले 25 सालों से मेन की कंपनीज़ और मेन बटालियंस को अभी जैसे कमांड कर रही हूँ, तो 25 सालों का मेरा तजुर्बा है कि एक पुरुष की मानसिकता को समझने का एज अ लीडर भी बहुत क्लोजली मैंने उनके साथ रह के उनके दर्दों को सुना, उनकी तकलीफ़ों को सुना। क्योंकि मेरा जो तरीका है लीडरशिप का, वो सज़ा देने वाला नहीं है, बल्कि प्यार और प्रोत्साहन का है। एक कमांडेंट के तौर पे एक बटालियन में एक माँ और पिता की भूमिका मैं निभाती हूँ। कंपनी कमांडर के तौर पे भी मैं यही करती थी, जिससे कि उनके सुख और दुख में मैं हमेशा उनके साथ रही। तो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब वो भी जब मुझे बुलाती हैं तो उनको चाहिए था किसी को पुरुष को बुलाना, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया और सब्जेक्ट था मेंस मेंटल हेल्थ। तो ये अपने आप में एक बहुत यूनिक एग्जांपल था कि एक महिला से मेंस मेंटल हेल्थ पे आप इतना बड़ा प्रोग्राम करवा रहे हैं। क्योंकि सबको ये मालूम है कि मेरा वो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो मैंने बहुत से पुरुषों को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनाया। क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पुरुष नहीं टूट सकते, जैसा कि आपने कहा कि मर्द को दर्द नहीं होता या बॉयज़ डोंट क्राई। यही कारण है कि वो अंदर से टूट जाते हैं, तो उनको मैं वो एक प्लेटफॉर्म देती हूँ जिसमें वो अपने दर्द को बाहर निकाल सकें। अगर उनको आंसू भी बहाने हैं तो आंसू भी डाल सकें, अपने उस अनकहे दर्द को, पीड़ा को शेयर कर सकें। और इमोशनल और मेंटल हीलिंग की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे मैंने काफ़ी काम किया है, रिसर्च की है। चाहे वो साउंड हीलिंग हो, चाहे जिसमें कि अलग अलग प्रकार की साउंड्स के द्वारा आप अपनी हीलिंग करते हैं, या फिर कलर्स के द्वारा, विभिन्न प्रकार की आर्टिफैक्ट्स के द्वारा, व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ आउट, जो अंदर छुपा हुआ दर्द है, इमोशन है, अगर उसको नहीं आप निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं बढ़ के बहुत बड़ा भयंकर रूप ले लेता है, जिसके कारण आप देखते हैं कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो उसको मैंने बहुत व्यापक पैमाने पे प्रिवेंट किया। इसमें मैंने देखा कि मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। तो पिछले 25 सालों में मैंने बहुत सारे जवानों को बहुत बड़ी संख्या में मेडिटेशन सिखाया, योगा और प्राणायाम सिखाया, जिससे कि उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। तो उनकी ऐसी कोई स्टोरीज रहती हैं और जिस पे बात उनकी मेंटल हेल्थ पे आ जाती है, जैसे वर्क बैलेंस? क्योंकि मुझे लगता है कि पहले मर्द पे ज़्यादा जिम्मेवारी थी, आज तो औरत भी बराबर है, तो दोनों बांट सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई एक जना ज़्यादा अकेला पड़ रहा है? जो एग्जाम्पल्स मेरे सामने आए हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने घर परिवार से बहुत दूर रहते हैं। जब इतने लंबे समय तक परिवार से दूर रहता है कोई पुरुष, तो मैंने देखा कि ऐसे केसेस आए हैं, लोग मुझसे अकेले में बैठ के, जब हम पर्सनल में इंटरव्यू लेती हूँ जवानों का, कि कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस नज़र आए, कहीं उसका जो घर परिवार में उसकी जो वाइफ है और जो उसकी माँ है, उनका जो इतना भयंकर झगड़ा चल रहा है। कहीं ऐसा होता है कि जब आप इतने सालों दूर हैं तो आपके भाई और परिवार के लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, क्योंकि आप दूर हैं तो आपके माँ बाप का उतना मोह आपसे नहीं रहा, तो दूसरे भाई के नाम उन्होंने प्रॉपर्टी कर दी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारा दर्द है, जिसके कारण हमारे जो लोग हैं वो टूट जाते हैं अंदर से, कि क्योंकि उनके खुद के परिवार का साथ उनसे छिन जाता है। तो इस चीज़ को समझना और उसका फिर सोल्यूशन निकाल के उनको सपोर्ट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ कमांडेंट। और आपके लिए टफ होता है वर्क और होम बैलेंस करना, घर परिवार और वर्क को बैलेंस करना? वर्तमान में जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी लगभग पिछले 3 सालों से नक्सल अफेक्टेड एरिया में बीजापुर छत्तीसगढ़ में ड्यूटी कर रहे हैं। तो वो वहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारी पूरी फैमिली अलग अलग है। तो इतना एक सेक्रीफाइस देना, और जो त्यौहार भी में होते हैं, होली या दिवाली, वो भी अपने जवानों के साथ ही मनाती हूँ। तो इसी माहौल को, इन्हीं लोगों को अपना परिवार बना लेना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो ऐसे बैलेंस कर लिया आपने? जी। अगर अपने से ऊपर आप राष्ट्र को नहीं रखेंगे, अपने बल सीआरपीएफ को नहीं रखेंगे, अपनी बटालियन को नहीं रखेंगे, तो फिर आप एक अच्छा सोल्जर नहीं बन सकते। तो मैं अपनी बटालियन में ही एक ऐसा माहौल पैदा करती हूँ, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, कि मेरे जवान, कई बार मैंने देखा कि छुट्टी भी नहीं जाते। उनको लगता है कि उस दिन, त्यौहार वाले दिन, कि यहाँ पे मैडम इतने अच्छे सेलिब्रेशंस कराएंगे कि ये हमें अपने घर से ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो कुछ ना कुछ ड्यूटी अगर वो कर रहे हैं तो उनके साथ उत्सव भी मैं उतने ही बढ़ चढ़ के जोश और उत्साह के साथ मनवाती हूँ। हो या ऐसा कुछ हो, तो
घर जाने को नहीं मिलता, तो यहाँ पे एक परिवार और घर जैसा माहौल कर लिया। तो वो आप बताओ, आप इस कैंपस को, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ के साथ आपका क्या कनेक्शन रहता है, और क्या आपकी कोशिश रहती है कि वहाँ पे काम किया जाए? जैसे आपने इसको बहुत सुंदर बना दिया, तो आपके अंदर ऐसा क्या भाव था कि ये अच्छा लगना चाहिए? इस कैंपस में जब मैं आई थी, मैंने कमांड संभाली थी, तो मैंने आपको बताया कि क्या कंडीशन थी। खुला गटर, सीवर पाइपलाइन भी नहीं, चारों तरफ गंदगी, मच्छर पनप रहे हैं, थिक वेजिटेशंस, और मतलब चारों ओर बीमारियां, मतलब बहुत बदबूदार सिचुएशन थी। और ऐसे में जवानों की ऐसी कंडीशन को देख के मुझे अपने आप में एक दर्द महसूस हुआ। उनकी टॉयलेट की कंडीशन ये थी कि नीचे दरवाजे भी टूटे हुए थे कि वो बैठेंगी तो उनको बेसिक डिग्निटी भी नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने अपने आप से ही, जैसे लगा कि मेरी पहली बटालियन है, तो मैंने कंट्रीब्यूट किया कि पहले सबसे पहले मैंने उनके टॉयलेट से स्टार्ट किया, उनके दरवाजे लगवा दिए अपने। पहले मैंने कहा कि पहला मेरी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन होगा, अपनी तरफ से अपनी पहली तनख्वाह लगाई कि पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे जवान जो हैं एक डिग्निफाइड वे में रहें, तो उनके दरवाजे सबके लगा दिए फर्स्ट इनिशियली स्टेज में। फिर उसके बाद कहते हैं कि आप कुछ करने लगो तो चारों तरफ से सहायताएं, तो जितने भी हमारे उच्च अधिकारी हैं बहुत संवेदनशील हैं जवानों को लेके, तो उनसे जब मैंने संपर्क किया, रिक्वेस्ट किया, तो सबने अपना पूरा पूरा सहयोग दिया, मुझे मार्गदर्शन दिया। चाहे हमारे डीआईजी महोदय हैं, चाहे आईजी महोदय हैं, चाहे हमारा डायरेक्टरेट है जो सीआरपीएफ का, उनके अधिकारियों को भी मैंने रिक्वेस्ट करके इस कैंपस पे बुलाया। और अब आप देखिए इसी कैंपस को कि बिल्कुल 360 डिग्री चेंज है। अब एकदम साफ स्वच्छ कैंपस है, और इसमें मैंने 2 जिम एस्टैब्लिश किए क्योंकि ये बटालियन वीआईपी सिक्योरिटी करती है। तो मुझे लगा कि जवानों का फिट रहना बहुत ज़रूरी है, तो उनको जिम की सुविधाएं दी। तो इतने कह सकते हैं कि हाई क्वालिटी की मशीनें जो लगातार वो पिछले कई 3 साल से यहाँ पे अभी जिम कर रहे हैं, उनको एक ऐसा मल्टीपर्पज़ हॉल, मनोरंजन कक्ष बना के दिया जिसमें कि उनके लिए हम अलग अलग प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम्स अभी चला पा रहे हैं, लेक्चर्स ले पा रहे हैं, उनके सेशंस हो पा रहे हैं, गतिविधियां करा पा रहे हैं। फिर उनके रहने के जो हट्स थे, जिसमें कि गर्मी में गर्मी जाती थी, बरसात में बरसात अंदर जाती थी, हर मौसम में बेचारे परेशान रहते थे, उन सबको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए, नए हट्स लगा दिए। तो पूरा का पूरा कैंपस, फिर सीवर लाइन, वाटर पाइपलाइन लगवा दिया, ड्रेनेज सिस्टम कर दिया जहाँ पूरे में पानी भर जाता था चारों के तरफ से कैंपस में। तो अब ये कैंपस इतना सुंदर हो गया, फिर मुझे लगा कि इसमें फर्दर एक स्टेप आगे जाके इसकी ब्यूटिफिकेशन करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ब्यूटिफिकेशन करने के लिए हमने लगा कि कोई भी चीज़ जो ग्रीन होती है वो बहुत सुंदर लगती है, तो चारों तरफ हमने ग्रीनरी एस्टैब्लिश की। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी चंडीगढ़ प्रशासन का भी, पंजाब प्रशासन का भी, कि उन्होंने जिस को भी मैंने अप्रोच किया, क्योंकि सबको ये समझ में आ जाता था, चाहे वो हमारे सीआरपीएफ के अपने उच्च अधिकारी थे, चाहे वो चंडीगढ़ प्रशासन के रहे, चाहे माननीय गवर्नर रहे चंडीगढ़ यूटी के, कि जो मेरी मंशा थी एज अ कमांडेंट, एज अ लीडर, वो अपने लिए नहीं, अपने जवानों के लिए, अपने कर्मियों के लिए, क्योंकि हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये जो कैंप है जिसमें जो भी रहे, चाहे कोई भी रहे, वो कैंपस एक सुंदर कैंपस बन जाए। तो वो कैंपस को अच्छा करने की जो मंशा थी वो उनको साफ दिखाई देती थी, तो सबने मेरा सहयोग किया। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके साथ हमने मिलके यहाँ पे एक बहुत बड़ा हर्बल पार्क, वेलनेस पार्क बनाया अपने जवानों के लिए, जिसका यहाँ के माननीय होम सेक्रेटरी जी ने खुद हमें मतलब बढ़ चढ़ के उसमें उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया, मोटिवेशन दिया। और उससे भी ज़्यादा हमें खुशी तब हुई कि एक बटालियन के लिए इससे बड़ी सौभाग्य का विषय क्या हो सकता है कि उस प्रशासन के, उस स्टेट के गवर्नर स्वयं चल के उनके पास आए। तो मेरे जो जवानों का मनोबल था वो पराकाष्ठा पे था कि मैडम आज इतना हमने जो मेहनत की, खुद गवर्नर साहब हमारे बीच आए, श्री गुलाब चंद कटारिया हिज एक्सेलेंसी, जो स्वयं हमारे बीच आए और उन्होंने अपने कर कमलों से इस वेलनेस पार्क का उद्घाटन किया। तो मेरे जवान इतने ज़्यादा प्रसन्न थे कि उनको लगा कि उनको जो उन्होंने मेहनत की वो सफल हुई। तो स्वयं गवर्नर साहब ने इस चीज़ की प्रशंसा की, और जितनी भी गतिविधियां हमने की हैं उसकी हमने एक मैगज़ीन भी बनाई है, ई मैगज़ीन, जिसमें कि पूरा डेवलपमेंट जो प्रगति है उसका नाम भी हमने प्रगति रखा है, कि जो ये यात्रा है विकास यात्रा, वो उसमें स्पष्ट दिखाई देती है कि किस प्रकार से हमने स्टेप बाय स्टेप करके हर एक स्टेप से हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे आज एक सम्मानजनक जीवन के साथ साथ एक खूबसूरत जीवन हमारे जवान जी पा रहे हैं। तो जब यहाँ पे गवर्नर साहब आए, होम सेक्रेटरी साहब आए, चंडीगढ़ प्रशासन के लोग आए और डीजी चंडीगढ़ आए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा भूरी भूरी प्रशंसा की इस प्रयास की।
तो ये चीज़ बहुत अपने आप में एक मनोबल को बढ़ाने वाली बात है। क्या बात है। और आपकी इन सेवाओं को पूरी तरह से मैं कहूँगी कि याद भी रखा जाएगा, जिस तरह से आप लगातार काम कर रही हैं। और चंडीगढ़ में एक अवेयरनेस सीआरपीएफ के बारे में, मुझे लगता है बहुत से लोगों को तो पहले पता ही नहीं था कि सीआरपीएफ कैसे काम करती है। तो जिस तरह से आपने एक कह लो कि एक प्रचार को भी लोगों तक पहुंचाया, उनको बताया भी इस तरह से काम जो है वो सीआरपीएफ करती है, वो बहुत बड़ी बात है। मैम, कौन कौन से क्षेत्र में अब तक आपने सेवाएं निभाई हैं, और वहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र थे जो काफ़ी चैलेंजिंग थे? भारत के तो समूचे प्रांतों में लगभग मैं ड्यूटीज़ कर चुकी हूँ, जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर भारत, जिसे कि आप नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, वहाँ तक मैंने अपनी सेवाएं दी हैं इस बल में। तो हर अंचल में, हर क्षेत्र में मैंने ड्यूटियाँ की हैं। और आज वर्तमान में यहाँ पे पंजाब राज्य पूरा, यहाँ से लेकर जालंधर तक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो हमारे अंडर में आता है। तो यहाँ पे आके हम अपनी सेवाएं इस महान बल को दे रहे हैं। और सीआरपीएफ इतना महान बल है कि जिसकी गौरव गाथाएं स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती हैं। मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन जब मैं अपने तिरंगे को सल्यूट करती हूँ, नमन करती हूँ, तो मेरे पूरे शरीर में एक सिरहन सी पैदा हो जाती है। जब मैं सीआरपीएफ के ध्वज को देखती हूँ तो मुझे बहुत गर्व का अनुभव होता है। तो जब तक ये भावना आपके अंदर नहीं होगी तो आप फिर एक सही सोल्जर या एक देशभक्त नहीं बन पाएंगे। मेरा मानना है कि रैंक आपके कंधे पे होनी चाहिए, कभी माथे पे नहीं चढ़नी चाहिए। रैंक केवल यहाँ तक है क्योंकि हम सब पहले सैनिक हैं, एक सोल्जर है। मैं खुद एक सोल्जर हूँ, क्योंकि हमें लड़ना है एक साथ मिलके दुश्मनों से, और इस राष्ट्र को एक सुखद राष्ट्र बनाना है। तो वो जो परिकल्पना जिसके तहत सीआरपीएफ का गठन किया गया, उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और एक ऐसा बल बनना चाहिए कि जो, और बन भी रहा है ये बल, और बन चुका है, कि ना केवल राष्ट्र के अंदर बल्कि विदेशों में भी इसकी डिमांड है। महिलाओं का मिशन, अकेली फीमेल कंटिजेंट की डिमांड विदेशों से भी आती है, जिसमें कि सीआरपीएफ का ऑल वुमेन पुलिस मिशन जाता है। पूरे एशिया का पाइप बैंड जो पहला, वो हमारे पास है। आप सोच भी नहीं सकती हैं कि कितनी बड़े बड़े स्तरों पे हमारे सीआरपीएफ की महिलाओं ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना जो है नाम रोशन किया है, और ओलंपिक्स तक जाके, और कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके, एशियन गेम्स में जाके, कहाँ कहाँ जाके जो है अपना मेडल्स कमाए हैं। तो जिस प्रकार से ये बल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्राउड अनुभव करते हैं। पंजाब आपकी सेवाओं पे मान महसूस कर रहा है। आपको कभी कोई चैलेंजेस लगे यहाँ पे आकर, कैंपस को छोड़कर? वो तो आपने बदल दिया पूरी तरह से। देखिए, अब अगर कैंपस की भी आप बात कर रही हैं, तो आज 2 अक्टूबर है, एक स्वच्छ भारत अभियान का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो मुझे लगता है कि अगर हम स्वच्छ भारत अभियान का कोई नमूना देना चाहें, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा नमूना है ये कैंपस, कि जिसमें हमने पूरी गंदगी को साफ करके, ना केवल उसको साफ किया बल्कि उसको एक बहुत सुंदर स्वरूप भी प्रदान कर दिया। देखिए, चैलेंजेस तो लाइफ में आते ही हैं, चुनौतियां आपके जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनको आप कैसे पार करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, एक लीडर के तौर पे, एक मनुष्य के तौर पे। और महिलाओं में ये शक्ति थोड़ी ज़्यादा होती है, अगर वो सही रूप में अपने आप को विकसित कर सकें। जी। और मैम, जैसे आपके मम्मा से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे उनको तो बचपन से पता था कि अफसर बनेंगी, लेकिन कभी इस जर्नी में किसी ने अंडर एस्टिमेट किया आपको एज अ विमेन? देखिए, इस तरह की घटनाएं और ये अंडर एस्टिमेशन, ये तो हर लड़की के जीवन का हिस्सा होता है। तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि कोई महिला लीडर हो, लेकिन जब आप अपने आप को साबित करते हो तो उनको समझ में आता है कि ना केवल ये एक महिला लीडर है, बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर है और पुरुषों से भी कहीं बेहतर कार्य कर रही है। मैं यही संदेश आज आप के थ्रू, आपके माध्यम से सभी को देना चाहूँगी कि जितनी ज़्यादा बच्चियाँ, लड़कियाँ सीआरपीएफ को ज्वाइन करेंगी, ऐसे सुरक्षा बलों को ज्वाइन करेंगी, उतना ही ज़्यादा बेटर और सेफ ये समाज बन पाएगा। क्योंकि द मोर द वुमेन इन यूनिफॉर्म, द बेटर एंड सेफर द सोसाइटी इज़। और उनको भी रियलाइज़ होगा कि एक नॉर्मल लड़की और एक यूनिफॉर्म लड़की का जो जीवन होता है उसमें कितना अंतर है। तो मेरे जितने भी पिछले 25 सालों में अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुए हैं, मैंने सेशंस लिए बच्चियों के, मोटिवेशन स्पीकर हूँ, तो उनको एक मोटिवेशन दिया, प्रेरणा दी, जिसके कारण बहुत सी बच्चियाँ सुरक्षा बलों में आई हैं। और आज भी उनके पेरेंट्स मेरा अभिवादन करके जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा आभार प्रकट करते हैं कि आज उनकी बच्चियों का जीवन चेंज हो गया।
आपकी जो जर्नी है उसमें कहीं ना कहीं देश के प्रति जो आपका लगाव है, जैसे तिरंगा यात्रा की बात करें, उसकी तस्वीरें बहुत वायरल रही आपकी कि आप बाइक पे जा रहे हो और एक ऑफिसर को ऐसे पहली बार देखा गया। तो वो सब प्रेरणा आप में कैसे आती है कुछ ना कुछ अलग करते रहने की? अभी हाल ही में हमने 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन तिरंगा यात्रा निकाली, बाइक रैली। तो उसमें मैंने देखा कि मतलब लोगों को बहुत मोटिवेशन मिला मुझे बाइक चलाते हुए देखकर। यहाँ पे जब मैं पब्लिक के बीच बाइक चला के लेके जा रही थी और पुरुष अधिकारी तो पीछे बैठे हुए थे, लेकिन मैं खुद आगे पूरे पुरुषों के कंटिंजेंट को लीड करके लेके जा रही थी। तो लोगों में इतना ज़्यादा मोटिवेशन मैं देख रही थी, तालियां बजा रहे हैं स्कूल के बच्चे और लड़कियां और लोग, मतलब बहुत ज़्यादा उनके अंदर मोटिवेशन आया। लोगों को लगा कि भाई मतलब एक महिला होके एक इतनी बड़ी और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड बाइक थी वो, तो उसको मैं चला रही हूँ और पुरुष मेरे पीछे बैठे हैं तिरंगा पकड़ के। तो मतलब बहुत यूनिक चीज़ लोगों को लग रही थी और काफ़ी लोग उसको एंजॉय कर रहे थे और जिस तरह के रास्ते थे। तो ये आज की बात नहीं है। जब आप सोच सकती हैं कि किसी का जन्मदिन हो तो किसी लड़की को कोई क्या देगा गिफ्ट में? सूट, साड़ी, मेकअप, ज़्यादातर यही होता है। और अगर कोई तुम्हें बोले कि भाई कोई आपको 2 व्हीलर लेना है तो ज़्यादातर लड़कियां क्या लेंगी? स्कूटी। लेकिन मैंने अपने जन्मदिन पे कह के मांगा कि मुझे हीरो होंडा की मोटरसाइकिल ही चाहिए। मुझे दी जा रही थी स्कूटी, लेकिन मैंने अपनी नानी से हीरो होंडा की मोटरसाइकिल ली गिफ्ट में जब मैं आई थी कॉलेज में। और उस समय में जब दिल्ली की सड़कों पे कोई लड़की ने कभी बाइक भी नहीं चलाई होगी, मैंने 14 साल से भी ज़्यादा लंबा समय, कितने साल पहले की बात है, मैंने सालों तक मोटरसाइकिल चलाई। मेरा भाई भी नहीं चला पाता था उस समय में, तो मेरे अपने पापा मेरे पीछे बैठ के जाते थे और इतना प्राउड फील करते थे कि मेरी बेटी मुझे बाइक पे बैठा के लेके जा रही है। तो वो दिन है और एक उसमें आपके अंदर एक पावर वाली फीलिंग आती है कि मतलब आप वो सब काम कर सकते हैं जो अब तक ये सोचा जाता था उस दौर में कि भाई खाली पुरुष ही कर सकते हैं। तो अपने आप में एक स्ट्रेंथ भी बनती है और एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और लोगों में एक एग्जाम्पल भी जाता है कि ये किसी एक का पोर्टफोलियो नहीं है या वो नहीं है। अगर लड़कियां विमान उड़ा सकती हैं, बाइक चला सकती हैं, तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जो एक लड़की कर नहीं सकती? और देश भी चला सकती हैं। मैम, एक वुमेन बाइक एक्सपीडिशन भी हमने इसी के उपलक्ष्य में किया, जिसमें सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स ने जब बाइक एक्सपीडिशन किया तो मुझे जिम्मेदारी दी गई लगातार 3 जगहों पे करने की। तो इतने बड़े स्तर पे हमने वो बाइक एक्सपीडिशन किया। यहाँ पे तो चंडीगढ़ के घर घर में, कोने कोने में लोग आए। सुखना झील पे किया हमने, वुमेन कॉलेज में किया और लैमरिन यूनिवर्सिटी में किया। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मतलब मोटिवेट फील किया उसको देख करके। जी। सो आपकी एक एज अ बेटी, एज अ पत्नी, एज अ लीडर, आपकी जो जर्नी है काफ़ी इंस्पिरेशन से भरी हुई है। तो मैं चाहती हूँ आप जाते जाते कोई मैसेज देशवासियों के नाम पर ज़रूर दें। मैं खुद जो है जवानों की जो फैमिलीज होती हैं उनके लिए काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई जवान इस स्टेज तक पहुँचा है कि वो सुसाइड कर रहा है तो ये बहुत ही रेयर होता है कि वो कभी कोई डिपार्टमेंटल कारण से करता है। ज़्यादातर कारण पारिवारिक होते हैं, पारिवारिक परेशानियाँ, उनकी खुद की पर्सनल जो वाइफ्स के साथ समस्याएं हैं उनको लेकर के। तो उसलिए मैं जवानों की तो काउंसलिंग करती ही करती हूँ, उनकी जो वाइफ्स हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी मैं भी काउंसलिंग करती हूँ। तो उनके लिए मैं बड़े सारे सेशंस अरेंज करती हूँ, तो वो भी एक बहुत प्रासंगिक है आज के दौर में। और मेरा अगला आपको एक संदेश ये रहेगा कि योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, जिस प्रकार से आप डेली खाना खाते हैं उस तरह से चाहे 2 मिनट करें चाहे 5 मिनट करें, लेकिन मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन मीन्स बस खुद को शांत करके केवल पॉजिटिव थिंकिंग करना। अगर हर मनुष्य, हर भारतीय पॉजिटिव थिंकिंग करने लगे तो सोचिए ये वर्ल्ड कितना खूबसूरत बन जाएगा। खुद को सुधारने से ही हम इस संसार को, इस राष्ट्र को बेहतर कर सकते हैं जी। और एक मेरा जो संदेश है वो भारत की बेटियों के लिए है कि मैं स्वयं भारत की बेटी हूँ और बहुत गर्व अनुभव करती हूँ कि भारत जैसे महान राष्ट्र में पैदा हुई, सीआरपीएफ जैसे महान बल का वंदन, अभिनंदन और सम्मान करती हूँ, जिसने मुझे आज एक स्ट्रॉन्ग आयरन लेडी के रूप में एक पहचान दी, लेडी सिंघम के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में मेरी एक अलग पहचान है। तो ये सब सीआरपीएफ के कारण, मेरे इस महान राष्ट्र के कारण है और उन सब प्रयासों के कारण है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे वो जितने भी लोग हैं, मेरे गुरु रहे, मेरे शिक्षक रहे, जिन्होंने आज मुझे इस जर्नी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने में मेरा सहयोग किया। तो मैं ये संदेश दूंगी कि भारत की हर बेटी को यूनिफॉर्म सर्विसेज में आना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म से बेटर कोई तरीका ही नहीं है राष्ट्र की सेवा करने का और एक स्ट्रॉन्ग और सशक्त वुमेन बनने का। तो
तो ज़्यादा से ज़्यादा भारत की बेटियां जब यूनिफॉर्म पहनेंगी तो ये राष्ट्र और समाज एक सुरक्षित समाज बन पाएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच मैम ਸਮਾਂ ਦੇਣੇ के लिए। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 13 ਬਟਾਲੀਅਨ CRPF ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਮੈਮ ਕਮਲ ਸ਼ਿਸ਼ੋਦੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਮ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।